हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एयर फिल्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इसके पहले हमने क्या डिस्कस करा था? जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कल हमने डिस्कस करा। उसके पहले हमने देखा था ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या था। उसके पहले हम लोगों ने गैसिफिकेशन ये सारा करा था, ठीक है, कल की क्लास में। आज हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, किसके थ्रू चलाया गया, कब आया, इसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक 20 से 30% तक 2.5 पार्टिकल्स को कम करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। एयर फिल्टर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एयर फिल्टर क्या होते हैं? सिंपल सी चीज है, फिल्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज में से कुछ चीजों को हटा देना, है ना। फिल्टर सिंपल क्या है? अगर आप पानी, जैसे गंदा पानी है, डस्टी पानी आरओ में डालते हैं तो वो क्लीन हो जाता है। उसी के हिसाब से एक ऐसा फिल्टर जहाँ से एयर पास ऑन हो और वो भी क्लीन हो जाए या शुद्ध हो जाए, प्योर हो जाए, ठीक है। चाइना के जॉन शहर में लगाया गया है, पता होगा आप लोगों को। विश्व का सबसे बड़ा माना जा रहा है वो अभी। अच्छा, एयर फिल्टर है क्या? तो फिल्टर फिल्टर की तरह ही काम करेगा, चाहे पानी फिल्टर करना हो चाहे एयर फिल्टर करना हो, बट टेक्नोलॉजी दोनों की अलग हो जाएगी, प्रोसेस अलग हो जाएंगे, लेकिन मीनिंग तो फिल्टर का मतलब क्या है, वही मतलब है, ठीक है, कि किसी चीज को क्लीन करना। अब एयर फिल्टर किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? तो इसको बोलते हैं HEPA, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तो ये क्या करते हैं? 0.3 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो HEPA एक विशेष तकनीकी होती है जिसमें झिल्ली की सहायता से 0.3 माइक्रोन कणों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। ये फिल्टर आप देख रहे हैं लगा हुआ है, ये इसकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब जैसे ये लगे होंगे तो इसकी हर स्टेज पर एयर क्या होती जाएगी? प्योर होती चली जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये क्या की गई है? डेवलप की गई है। तो ऐसी प्लेट्स होंगी जिनमें से जब एयर पास होगी तो वो क्लीन हो जाएगी, क्लीन होकर अपवर्ड मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, फिर वो एयर जो है इन्वायरमेंट में आ जाएगी और हमारा जो इन्वायरमेंट का एयर है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखा जा रहा है, ये देखिए अपनी तरफ ला रहा है, फिर प्लेटों से गुजरती हुई एयर ऊपर निकलेगी और सब क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो HEPA एक विशेष तकनीकी होती है जिसमें झिल्ली की सहायता से 0.3 माइक्रोन कणों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। इसमें VOC को भी फिल्टर किया जा सकता है। गाइस, VOC क्या है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और डिटेल में पढ़ चुके हैं। HEPA मशीन की दक्षता को CADR क्या होता है गाइस? क्लीन एयर डिलीवरी रेट। और ये जो है आपका ना क्लीन एयर डिलीवरी रेट, जितना ज्यादा होगा एयर आपकी उतनी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अगर इसकी थोड़ी सी सॉरी जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर अगर थोड़ी सी हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, जो मैंने कुछ कम शब्दों में आपको बताया है वही यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। कि HEPA एक प्रकार की प्लेटेड मैकेनिकल एयर फिल्टर होता है। इसमें प्लेट्स लगी होती है, मैंने आपको दिखाया भी है, ये देखिए प्लेट्स लगी हुई है। आपसे टेक्नोलॉजी कभी नहीं पूछेगा, लेकिन सरफेस से अगर पूछेगा तो पूछ लेगा कि उसमें किस तरह की व्यवस्था होती है, सिस्टमेटिकली उसे कैसे डिजाइन किया गया है। तो प्लेट्स लगी होती है और हर प्लेट से एयर जब पास ऑन होती है तो वो एयर को फिल्टर करती हुई चली जाती है। पहले बड़े पार्टिकल फिल्टर होते हैं, फिर उसके बाद उससे महीन वाले, फिर उससे महीन वाले, फिर लास्ट में बहुत ज्यादा महीन, जैसे 0.3 माइक्रोन। बोला ना कि 0.3 माइक्रोन कणों को भी आगे बढ़ने से रोक देती है और VOC को भी। और VOC हमने जब डिस्कस करा था तो हमने ये बताया था कि VOC क्या होती है? एयर में घूमती रहती है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में घूमती रहती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में पहुंच जाती है, लंग्स में दिक्कत करती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो वही वाले क्या है, ये उतने महीन पार्टिकल धूल कर पराग, मोल्ड, बैक्टीरिया, इन सबको क्या कर देती है? वायु से हटा देती है। और जब ये फिल्टर होकर साफ होकर जब ये ऊपर आती है तो ये क्या करती है? इन्वायरमेंट को क्लीन कर देती है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक अच्छी सी एयर आ जाती है। दूसरी टेक्नोलॉजी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टिक प्रेसिपिटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज फिल्टर, सॉरी गाइस, इलेक्ट्रिकल चार्ज फिल्टर। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज फिल्टर क्या है? आपके विद्युत आवेशित फिल्टर, ठीक है, विद्युत आवेशित फिल्टर। अब ये विद्युत आवेशित फिल्टर होते क्या हैं? तो अगर हम इनकी बात करें तो ये फिल्टर क्या होते हैं? इन दिस टेक्निक इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटर्ड टू क्लीन द एयर
charged particles are clean the air चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज फिल्टर की। गाइस कोई आ गया था, सॉरी, थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया। इन दिस टेक्निक तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए कैथोड होते हैं और एनोड होते हैं। अच्छा, कैथोड और एनोड होते क्या हैं, इसके बारे में जो बात करेंगे हम लोग, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, यानी जब हम साइंस और टेक बात करेंगे ना उसमें। लेकिन ये ऐसे रॉड टाइप के होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि रॉड होते हैं, तो ये रॉड टाइप के होते हैं और इनको जो अर्थ पे ही लगा दिया जाता है, ठीक है। तो आवेशित कणों को कैथोड एवं एनोड की सहायता से सतह पर चिपका दिया जाता है। ये ओजोन को भी क्या कर सकती है, प्यूरिफाई कर सकती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि चाइना के एक्सॉन शहर में 100 मीटर का ये लगाया गया है, ठीक है। 100 मीटर ऊंचाई का एक फिल्टर लगाया गया है, जिस जो क्या करेगा, लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को साफ कर देगा। किसको कर देगा, 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को साफ कर देगा, ऐसा माना जा रहा है। और ये जो फिल्टर किसके ऊपर बेस्ड है, आपका विद्युत आवेश तकनीकी पर ही आधारित है, इलेक्ट्रिकल चार्ज फिल्टर है, ठीक है। इन टेक्नोलॉजी के बस नाम याद रखिएगा। इसमें कैथोड एवं एनोड की सहायता से इनको यूज किया जाता है। इसमें O3 गैस भी फिल्टर हो जाती है। एक्सॉन शहर में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्टर लगाया गया है। क्वेश्चन इस पर आ चुका है। 100 मीटर ऊंचा यह फिल्टर लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, ठीक है। एक्चुअली आज मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है, बट नॉट एन इशू, थोड़ा सा आप लोग कॉर्पोरेट कर लीजिए आज। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो एयर पोल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है कि पूरी दुनिया में हमने क्या बात की थी, यूरो वाले जो यूरो 6 की बात की थी, बेसल 4 की बात की थी, 3rd की बात की थी, ये सब कहाँ से आए थे गाइस, ये सबके सब जो बेसल के नियम बनाए गए हैं वो आपके यूरोप कंट्रीज में बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये खाली मेजर प्रॉब्लम इंडिया का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहां जहां पर हुआ है, वेरी सिंपल, अगर आप लोग कोई पूछ ले कि पॉल्यूटेड एरियाज कौन से हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं डेवलप्ड एरियाज ही जो हैं आपके पॉल्यूटेड एरियाज हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर पेड़ों को हटाया गया है, वहां पे प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ की गई है, यहाँ वहां पे नेचर का एक्सप्लॉयटेशन किया गया है डेवलपमेंट के नाम पर। इसीलिए हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था वो बोला भी था आपसे कि वो जो कौन सा क्वेश्चन था आपका, कि जिसमें जो पर्यावरण है वो डेवलपमेंट कोल का था, राइट है। अगर कोल की हम माइनिंग करते हैं, वो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, तब भी हमारे लिए जरूरी है, ये हमने बात आपसे कही थी, उससे आपको क्वेश्चन लिखने के लिए भी कहा था, ठीक है। तो भारत सहित पूरे विश्व में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। WTO तथा दुनिया का अधिकांश शहर भारत में ही है। तो WTO के तहत दुनिया के अधिकांश शहर भारत में ही हैं जो पॉल्यूटेड हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारे स्टेट्स हैं वो पॉल्यूटेड हैं, ठीक है। किससे पॉल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन हमारे वहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ डेवलपमेंट का काम भी बहुत है। हमारे वहाँ कानपुर हो गया, जैसे कि हम लखनऊ से हैं, तो हमारे वहाँ कानपुर हो गया, लखनऊ आ गया, सब पॉल्यूटेड है। नोएडा हो गया, गाजियाबाद देखिए ना, सबके सब पॉल्यूटेड है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल काम जहाँ भी चलेगा वहां पर आपका पॉल्यूशन होगा ही होगा, फिर चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन हो, नॉट एनी पर्टिकुलर पोल्यूशन, ठीक है। तो भारत सहित पूरे विश्व में, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए ये एग्जामिनर ने आपको बता दिया है कि भारत सहित पूरे विश्व में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। अब आपको ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जामिनर को पता है। बात समझिएगा, आंसर लिखने का तरीका क्या है, एग्जामिनर ने आपको बताया है, ना कि आपसे पूछा है। पूछा होता तो सेंटेंस कुछ और होता, आपको बताया है। क्या बताया है, भारत सहित पूरे विश्व में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। WTO के अनुसार अधिकांश शहर भारत में ही क्या है, उपस्थित हैं या स्थित हैं। भारत में प्रदूषण कारकों की जांच करें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रदूषण कारक की जांच करें, उसको एग्जामिन करना है कि भारत में प्रदूषण के कारण क्या है। अभी तक हमें ये नहीं बताना कि भारत में कौन कौन से शहर है, और ना हमें ये बताना है कि
पूरी दुनिया में प्रदूषण की क्या समस्या है, ये हमें एग्जामिनर ने बता दिया है, ठीक है। और इनके समाधान में आने वाले अवरोधों को पहचाने। अब भारत ने पहले तो कारण बताइए, उसके बाद उनका सॉल्यूशन बताइए। मैंने कहा था ना, आपके पॉइंट कहाँ पे रुकेंगे, जहां पर आपसे कारक पूछे जाएंगे, कारण पूछा जाएगा, रीजन पूछा जाएगा, या आपका सॉल्यूशन पूछा जाएगा गाइस। आपसे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। प्री में भी नहीं पूछा जाएगा। क्यों पूछेगा, वो आप एसएससी का एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हैं। आपको प्लानिंग करनी है, तो आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपसे सजेशंस मांगे जाते हैं कि आप प्रॉब्लम है तो आप उसका सजेशन दीजिए, कॉजेज बताइए, ठीक है। उसके जो कॉजेज हैं उनके भी कॉजेज बताइए। आखिर वो बात वहां से, तभी तो हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों चीज पढ़नी पड़ती है। उसके लिए लॉ है या नहीं है, पॉलिटी में चले जाइए। जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, ज्योग्राफी में चले जाइए, ठीक है। हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि हमें उस रीजन की हिस्ट्री पता हो, या पे कभी बाढ़ आती थी, आज नहीं आती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर हैं। बार बार इस चीज को बताते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कुछ नवाचारी नए विचारों का सुझाव दीजिए। सिंपल सी चीज है, ग्रेड वाला हमने पढ़ा है, नेशनल एयर पढ़ा है, फिल्टर्स पढ़े हैं, इतना आप लिखेंगे। 250 शब्द से ज्यादा आपको लिखना नहीं है। ए से इस पे आपसे पूछ नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, इसी को सिस्टमेटिकली आंसर लिखोगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का कंडीशंस देखो, कंडीशंस में उनके रीजंस आइडेंटिफाई करो, और सबसे पहले देखो कि पूछा क्या गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉइस पोल्यूशन। अब ये नॉइस पोल्यूशन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एयर पोल्यूशन। अब हम लोग स्विच कहाँ कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के बाद, नॉइस पोल्यूशन में। तो गाइस नॉइस पोल्यूशन है क्या, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन है क्या, तो अगर हम लोग नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो सबको पता है वो अवस्था, ठीक है, या ऐसी अवस्था जिसको हम बेयर नहीं कर सकते। और पॉल्यूशन तेज चिल्लाने से भी हो सकता है, बहुत लोग बहुत तेज अगर कोई चिल्ला दे तो डर जाते हैं, ठीक है। खास करके बच्चे, ज्यादा जो एजेड लोग हैं वो भी, झगड़ा वगड़ा होता है तो देखो वो भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये तो चलिए सोसाइटी में थोड़ा झगड़ा वगड़ा होना, चिल्लाना, ये तो अलग वाली बात है। एक होता है ये साउंड पोल्यूशन, जिसके ऊपर अभी यूपी गाइडलाइंस आई हुई है। आपकी मस्जिदों पर से सुना होगा कि सारे साउंड स्पीकर सब उतरवा दिए गए, मंदिरों से उतरवा दिए गए। हाँ, जेट पोल्यूशन, ट्रेन का पोल्यूशन, हॉर्न्स के पोल्यूशन, डीजे पोल्यूशन मेजर प्रॉब्लम है गाइस, मेजर प्रॉब्लम। रेजिडेंशियल एरियाज में जो पार्टीज वगैरह होती हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने उनको मना किया है, उसके बावजूद भी लोग पार्क में शादियां करते हैं, पार्टीज करते हैं और बहुत रात तक डीजे बजाते हैं। तो ये सबके साथ हुआ होगा, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई यहाँ पर बैठा होगा जिसने इस तरह का पॉल्यूशन जो है बेयर ना किया हो। सबने कहीं ना कहीं इसको झेला होगा, इसके साथ कहीं ना कहीं रूबरू हो ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो पॉल्यूशन है आपका, तो पॉल्यूशन क्या है, अब इसमें हमें ये समझना है कि इसकी कैटेगरी कितनी है, किस डेसिमल पर इंसान जिंदा रह सकता है, किस पे। अच्छा एक चीज लॉजिक लगाइएगा, आपको पता है लॉकडाउन के टाइम में मोदी जी ने थालियां बजवाई थी, है ना। वो एक्चुअली लोगों ने पॉलिटिकली उसको लिया, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू जनरेट करा उसका। हो भी सकता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज होती है कि जो वायरस होते हैं वो बहुत ज्यादा साउंड को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। क्या है, बहुत ज्यादा साउंड को बर्दाश्त नहीं कर, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन का देखा होगा आपने कि उस समय जो है यूएन के अंदर भी उस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था, मोदी जी को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था गाइस। देखिए सिंपल सा लॉजिक होता है, जब ज्यादा आवाज होती है ना तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे आसपास होते हैं वो उसको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट होती है गाइस कि कितना हम जो है उसको बेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा, जैसे कि मान लो कहीं पे जो लोग, रेजिडेंशियल एरिया ऐसा है जहाँ से ट्रेन निकलती है, ठीक है, तो वहां पे लोगों को मेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। माइनिंग के क्षेत्र जहाँ पे कारखाने वगैरह होते हैं, या जो कारखाने वगैरह में काम करते हैं, उनका देखिए ना माहौल थोड़ा अलग सा हो जाता है। आप उनसे बात करोगे उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे।
वहीं एक इंसान है जो ऑफिस वगैरह में बैठ के साइलेंटली काम कर रहा है, बहुत पीस वाली जगह है, या पार्क वगैरह में टहलने जाते हो तो आप कितना हल्का महसूस करते हो कि ठीक है कितना अच्छा लग रहा है। ठीक, तो क्या होता है, इसीलिए मोदी जी ने उस साइंस को आधार बनाकर वो प्लेट्स वाला जो उन्होंने करवाया था, जिसको लोगों ने बहुत ही पॉलिटिकली तरह से देखा था, लेकिन ऐसा था नहीं कि वो बहुत ही पॉलिटिकल था कुछ, वो साइंस थी आपकी, और साइंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा शोर में हम नहीं सरवाइव कर सकते। और जो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप के होते हैं वो ऑटोमेटिक तेज आवाज में मतलब कि खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नॉइज पोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस समय ये चर्चा में रहता है, और यूपी में तो ये अक्सर करके इस समय चर्चा में है कि कहीं से साउंड उतरवाना है, कहीं कुछ करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसके लॉज देखेंगे, किसके तहत बनाया गया, कब सेपरेट किया गया, इसका प्रॉब्लम क्या क्या होगा, इसका हेल्थ इशू क्या क्या होगा, इन सारी चीजों पे आज हमारा फोकस रहेगा। लॉज की अगर बात करें तो ध्वनि प्रदूषण जो है पहले वायु प्रदूषण के साथ में ही था, पता है ना आपको। फिर इसके अंदर क्या करा गया, अमेंडमेंट किया गया, या इसको फिर से एक नया रूप दिया गया 2000 में। अच्छा, एक चीज ये है कि हमको पहले पता होना चाहिए क्या कि वायु प्रदूषण क्या था। बताया था मैंने। अब देखिए, इससे पहले ध्वनि प्रदूषण इसके स्रोतों को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत संबोधित किया गया था। ठीक है, अब इन्हें ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत अलग से विनियमित किया गया। तो अगर कोई पूछ ले कि ये पहले किसके साथ थे, तो वायु जो हमारे है ना एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का, उसके साथ साथ फिर 2000 में इसको सेपरेट कर दिया गया नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, फिर इसको जो है सेपरेट किया गया। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण नियम, पर्यावरण संरक्षण नियम 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन था, 18 में क्वेश्चन था। ये जो इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये खास करके प्री में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम हो गया। तो क्या करते हैं, एक तरफ उनको दे देते हैं, दूसरी तरफ उनका डेट देते हैं, तो मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं। 2019 में आया था क्वेश्चन, ये 18 में भी ऐसे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था प्री में। तो देखिएगा आप लोग, पीसीएस में बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1886 के तहत मोटर वाहनों, एयर कंडीशन हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, डीजल जनरेटर्स हो गए, इनको क्या था, ध्वनि मानक निर्धारित किए गए। ठीक है, कि आप किस जगह पर कितने डेसिबल पर कितना शोर कर सकते हैं। सिंपल से कहने का यही मतलब है कि आप किस एरिया में कहां तक कितना शोर कर सकते हैं। तो इसकी 4 कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं। पहले ये लास्ट लाइन हम लोग देख लेते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उद्योगों से निकलने वाले शोर को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा नियंत्रित किया गया। तो सिंपल सी चीज है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब ये स्टेट का भी मुद्दा आ गया। देखिए, इसमें 2 है, एक सेंटर का है और एक स्टेट का है। तो इसमें सेंटर के साथ साथ अब स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि एक्टिविटीज कहाँ पर होती हैं, आपके स्टेट्स में होती हैं। तो एक पॉलिटी में आप लोग पढ़ते होंगे 3 तरह की लिस्ट होती है, ठीक है, पढ़ा होगा ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस का विषय है, स्टेट का है या सेंटर का है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब कुछ होता है, एक लिस्ट और होती है जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग आते हैं, पॉलिटी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, नहीं तो आगे आप लोग पढ़ने वाले होंगे। ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य खतरा है। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये होता क्या है, इनविजिबल डेंजर्स होता है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई दे रहा होता है। इट कांट बी सीन, इसे हम देख नहीं सकते, बट इज प्रेजेंट नॉर्थलेस, ठीक है, नॉन दिलेस, ये सब तरफ होता है, लेकिन फिर भी यह जमीन पर और समुद्र के नीचे मौजूद होता है। ठीक है, बोथ ऑन लैंड एंड अंडर द सी, नॉइज पोल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी एनी अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड। तो ये कैसे साउंड्स होंगे, बहुत ही ज्यादा, जिन्हें आप सह नहीं सकते, जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, जो मनुष्य और अन्य जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ध्वनि को किसमें नापा जाता है, अगर ये वाला हम लोग पॉइंट देखें कि इसको किसमें मापा जाता है, तो इसको डेसिबल में मापा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।
ठीक है, साइंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन साइंस में पूछा जा चुका है। इसको डेसिमल में मापा जाता है। 12 है। देयर आर मैनी साउंड इन द एनवायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में कई तरह के साउंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग तरीके से क्या करा गया है, डिसाइड करा गया है। जैसे 20 से 30 क्या होता है आपका, रस्टिंग लीव्स होती हैं। सरसराहट जो पत्तों की है वो 20 से 30 डेसिमल से लेकर, वज्रपात 120 डेसिमल से लेकर 120 से 140 डेसिमल तक होता है। ठीक है। थंडरिंग क्लैप जो होता है 120 डेसिबल तक होता है, 120 से 140। ठीक है, ये तो उसके डेसिबल है। 85 डेसिबल या इससे अधिक की ध्वनि किसी व्यक्ति के कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। सिंपल सी बात, ये वाली लाइन अंडरलाइन करिएगा कि 85 डेसिबल या उससे अधिक की ध्वनि किसी व्यक्ति के कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। साउंड सोर्स दैट एक्सीड दिस थ्रेशोल्ड इंक्लूड फैमिलरी थिंग्स। ठीक है, सच एज पावर लॉन। ये सब क्या है आपके, पावर लॉन हो गए, मेट्रो ट्रेन हो गई, जहां से ये साउंड्स निकल रहे हैं। ठीक है गाइस, मेरे गले में कुछ ज्यादा दिक्कत है मुझे लग रहा है। आज क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये कहाँ तक हो गए। लाउडेस्ट स्पीकर जो होते हैं आपके, लाउड रॉक्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 110 से 120 डेसिबल। ये थ्योरी का पार्ट है, इससे ज्यादा आपको इसमें समझ में आएगा। ये समझिए, एक चार्ट यहाँ पर मैंने दे रखा है। इंडस्ट्रियल एरिया डे में कितना आप कर सकते हैं, 75। नाइट में कितना कर सकते हैं, 70। कॉमर्शियल एरियाज में डे में कितना कर सकते हैं, 65, और नाइट में 55। रेजिडुअल एरिया है 55 से 45, डे में 55 और नाइट में 45। साइलेंस जोन में 50, डे में और नाइट में 40। ठीक है, ये कैटेगरी होती है, बस मेन वही याद रखना है हमें। ये बाकी ये सारी चीजें। तो नॉइज पोल्यूशन impacts millions of people on a daily basis. The most common health problem it causes is noise include hearing loss. अब ये देख रहे हैं कि नॉइस इंक्लूडेड हेयरिंग लॉस। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये क्या है, एक शोर का प्रकार होता है, प्रेरित श्रवण हानि। ठीक है, स्वास्थ्य समस्या और शोर प्रेरित श्रवण हानि। ठीक है, जिसमें सुनने से, अब देखिए, इरिटेशन होगा। सिंपल सी चीज है कि ज्यादा शोर में क्या होगा, 2-3-4 घंटे के बाद इरिटेशन, नर्वस जो सिस्टम्स होता है वो भी डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक है, उसके भी जो सेंस होते हैं वो नॉनसेंस की तरह काम करने लगते हैं। क्योंकि अब देखिए, आपका नर्वस सिस्टम तभी प्रॉपर वर्क कर सकता है जब आप एक आइडल कंडीशन में रहते हो। ठीक है, अगर आप आइडल कंडीशन में नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्वसनेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, इंक्रीज स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। आजकल ब्लड प्रेशर लोगों को इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका जो होता है वो सिटीज में ज्यादा हो रहा है। क्यों? और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो यूथ में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। उसका ये कारण है कि हम बहुत ज्यादा शोर में कहीं ना कहीं दिन भर रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है मोबाइल में हैंड फ्री कान में लगा लेना। गाइस, मुझसे नहीं लगाया जाता है, इसलिए हम ये अपना हैंड फ्री लगा के रख देते हैं क्योंकि मुझे प्रॉपर आवाज अच्छी नहीं लगती है। या फोन पे बहुत ज्यादा बात करने वाले लोग, जो फोन से रेडिएशन निकलते हैं वो उनके माइंड में हिट करते हैं। इसीलिए गाइस, फोन जो है स्पीकर पे डाल के बात करिए, या बोलते हैं कि हैंड फ्री लगा के बात करिए। अब हैंड फ्री लगा के बात करना और भी ज्यादा सर दर्द हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कितनी देर बात कर सकते हैं उससे। और वो भी एक पॉल्यूशन का तरीका है कि आप कॉन्टिन्यूस अपने जो ऑर्गन्स है उनको जबरदस्ती के उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, और जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। और देखा होगा आपने, नॉइस पोल्यूशन हो गया, डिजिटल पोल्यूशन हो गया, इसकी वजह से इन्वायरमेंट में जो बर्ड्स वगैरह थी वो कितनी ज्यादा कम हो चुकी हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है अब देखिए ना, जो स्पेक्ट्रम्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सारी है चीजें जो मतलब बच्चों को भी बहुत ज्यादा, मैनी चिल्ड्रन हु लिव नियर नॉइस एयरपोर्ट। ठीक है, जो कि एयरपोर्ट के पास से भी जब वो लैंड वगैरह होता है तो बहुत ज्यादा वहां से आवाजें आती हैं। तो रूल्स फॉर नॉइस पोल्यूशन की अगर हम लोग अब बात कर ले, आज इसको मुझे खत्म करना है और मेरे गले में भी दर्द हो रहा है।
नॉइज पोल्यूशन की अगर बात करें तो रूल्स फॉर नॉइज पोल्यूशन, तो ध्वनि प्रदूषण के नियम क्या है? सिंपल सी चीज है, अगर आप नहीं मानेंगे, पोल्यूशन करेंगे तो 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। किसके अकॉर्डिंग? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैंने बताया था कब बनाया गया था, 1974 में बना था। इसने जो है एयर पोल्यूशन 1981 का यूज करते हुए एयर पोल्यूशन के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे। उसके बाद हम लोग नॉइज पोल्यूशन में आए, तो नॉइज पोल्यूशन पहले किसके अंडर में था? उसके तहत 1981 का यूज करके बनाया गया था। बाद में उसको 2000 में जो सेपरेट कर दिया गया था, किसने किया है? सीपीसीबी ने किया है। तो हैज प्रपोज्ड अ न्यू सेट ऑफ फाइन्स बिटवीन, कितना फाइन होगा? 1000 एंड 1 लाख फॉर दोज हु वायलेंट नॉर्म्स। अगर किसी ने नॉर्म्स का वायलेंस किया, रिस्ट्रिक्टिंग नॉइज पोल्यूशन अंडर द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, ठीक है। आपको क्या बताना है कि 2000 का प्रयोग करते हुए 1000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना सीपीसीबी ने तय किया है, अगर आप उसके नॉर्म्स, उसके बनाए हुए रूल्स का उल्लंघन करते हैं। जो हमने 4 कैटेगरी देखी है डे एंड नाइट में, कि इंडस्ट्रियल एरिया में कितना होना चाहिए, अच्छा नीचे चला गया है, इंडस्ट्रियल एरियाज में कितना होना चाहिए, कॉमर्शियल एरियाज में कितना होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरियाज में कितना होना चाहिए, और साइलेंस जोन में कितना होना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं, फिलहाल मानता तो कोई नहीं है गाइज, ये सब तो चल ही रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी ये है कि गाइडेंस है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको अगर आपके अधिकारों के बारे में पता है, आप अगर अवेयर है और कोई कॉन्टिन्यूअस ऐसी हरकतें कर रहा है और वो नहीं मान रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है गाइज। आज ये पूरे के पूरे क्लास 1 से क्लास 6 तक का जितना भी नोट्स है, आज आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स देख लीजिएगा इसका। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपका, कहाँ गया इसका? एक था ये, the list of new fines were proposed by the CPCB in a June 12, 2000। अब 2020 report filed with the National Green Tribunal in response to the set ordinance case of the noise pollution। अच्छा, इसमें देखिए क्या किया गया, इसमें जुर्माने की सूची प्रस्तावित की गई है, किसमें? एनजीटीटी के साथ, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण पर चल रहे मामलों के एक सेट के जवाब में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के साथ दायर 12 जून 2020 की रिपोर्ट में सीपीसीबी द्वारा नए जुर्माने की सूची प्रस्तावित की गई है। क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, अब ग्रीन से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा आपका, और इसमें बहुत सारी अपील्स आती रहती हैं। कौन करते हैं? हमारे इन्वायरमेंटल्स करते रहते हैं। तो जब वो अपील्स होती है ना और लोग नहीं मानते, मैंने कहा ना कि जब लोग नहीं मानते तो आप अपने अधिकारों का यूज कर सकते हैं। पहले तो लोग बात से ही समझा लेते हैं कि आप समझ जाइए, लेकिन नहीं समझ रहे हैं तो हम अपने अधिकारों का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। इसका जो सर्वे किया गया, तो भारत के अंदर ये 7-8 साइट्स ऐसी हैं, ठीक है, जहां पर क्या हुआ, पहले ये 7 थी, फिर ये इसमें एक और इंक्लूड हो गया तो 8 हो गई सबके। जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन हो गए, लखनऊ स्टेशन हो गए, कोलकाता हो गया, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर। यहाँ सबके ना 10-10, ये देखिए साइड में लिखे ना, ये सब 10-10 इनके शहर हैं, ठीक है, इन राज्यों के शहर हैं। तो इनको आइडेंटिफाई किया गया, किस लिए आइडेंटिफाई किया? क्योंकि यहाँ से नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो वहाँ पे गाइडलाइंस को भी फॉलो करना बहुत ही जरूरी हो जाता है गाइस। इस सर्वे में यही चीज बताई गई थी। एक पीडीएफ है मेरे पास, हम आपको खोल के दिखाते हैं उसे। ये एक रिपोर्ट आई थी जो फेस्टिवल के टाइम में पोल्यूशन को, आपने सुना होगा, ग्रीन क्रैकर्स की बात आ रही थी कि हमें जो है पटाखे भी कौन से जलाने चाहिए गाइस। ग्रीन क्रैकर्स की बात हुई तो रिपोर्ट्स ऑन एम्बिट्स नॉइस लेवल्स एंड एम्बिट एयर क्वालिटी, तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे, ये रिपोर्ट है एक्नॉलेजमेंट, इसमें हम लोगों को इसकी बात करनी है। देखिए सारे स्टेट्स का दिया हुआ है, सारे स्टेट्स में हमको जाना है कहाँ पर? एयर पोल्यूशन में, ठीक है। सॉरी, एयर पोल्यूशन की भी इसमें ये रहा एम्बिएंट नॉइज होता है, ये 2020 की है गाइस, दीपावली फेस्टिवल्स की बात की जा रही है। इसमें देखिए दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मैंगलोर, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
इसमें बताया था, ठीक है, स्टेट सिटी की बात की गई थी, दिल्ली, बड़ौदा, ठीक है, ये सब इसका था, सॉरी स्टेट्स के अंदर जितनी सिटीज थी उनका था। और ये है आपके टेबल 2020 के, जिनके अकॉर्डिंग 18 ऐसे हैं जहां पर जो साइट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। मॉनिटरिंग 2020 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, पुडुचेरी, उड़ीसा, मिजोरम, ठीक है। ये सीपीसीपी के गाइडलाइंस थे गाइस। ये देखिए, ठीक है, सीपीसीबी ने इसको बनाया था, पूरा डिजाइन करा था। लाजपत नगर कहाँ था? दिल्ली में है लाजपत नगर, ठीक है। कमला नगर भी दिल्ली में है आपका। ये सब लोग मैंने बोला था ना, जैसे कि ये देखिए दिल्ली, तो ये दिल्ली के हैं सारे, ठीक है। तो गाइस कमला नगर जो है, ये जो है आपका आगरा वाला है। कमला नगर आपका जो है वहां पर भी था, दिल्ली में भी है। लाजपत नगर, मयूर बिहार, ठीक है। ये देखिए कमला नगर, मुझे यही वाला याद था गाइस, इसलिए मैंने दिल्ली बोल दिया था। देखिए कमला नगर, ये क्या है, 19 से 20 में है। जानकीपुरम, ओखला, ये दिल्ली के थे। आगरा के देखिए कमला नगर, जीपीआरए कॉलोनी, ठीक। लखनऊ का मयूर विहार, इंदिरा नगर, मेरा ये एरिया है गाइस ये तो। विकास खंड गोमती नगर, ये यहाँ पे देखा गया था। कोलकाता का था ये, साल्ट लेक नॉर्थ कोलकाता का। ये देखिए पूरा, ये बहुत अच्छे से इन्होंने दिया था। इतना कुछ आपको याद नहीं करना है, बस हाँ ये है कि आप एक रेफरेंस ले लो कि पॉल्यूशन में अगर आपको लिखने को आ जाए तो नॉइज पॉल्यूशन में दुनिया भर की कहानी लिखने के बजाय अभी थोड़ा सा फैक्ट लिख दो, जिससे आपका आंसर बहुत ही क्वालिटी वाला हो जाए, ठीक है। ये देखिए बेंगलोर का था ये आपका, हो गया, ठीक है। प्री दीपावली और दीपावली, तो इसमें देखिए जो इंडिकेशन दिए जा रहे हैं ना, ये वाला कि दीपावली से हमने पहले देखा क्या था कि आप लोग जानते हैं कि हर साल दीपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस आ जाती हैं, वो इसी वजह से आती हैं। ये आपके 10 क्या है, मॉनिटरिंग स्टेशन है। आनंद विहार, आनंद विहार दिल्ली का है आपका, ठीक है। ये सब हमें नहीं पढ़ना है इसका, लेकिन हाँ वो जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये पूरी एक रिपोर्ट है। लेकिन इस रिपोर्ट में हमको ये देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है वो पूरी की पूरी हमारे काम नहीं आती है। उसमें से क्या फैक्ट्स है, बस वही हमें देखना होता है उनके, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे बजट हम लोग ने अगर किया तो ऐसे ही देखेंगे, तो उसमें सब कुछ हमारे काम का नहीं। मैंने आपसे पहले दिन कह दिया था कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना कितना क्या है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें कितना कितना और क्या क्या छोड़ना है ना। इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये रिपोर्ट है, अगर हम आपको सेंड भी कर दें तो कोई मतलब नहीं है इसका, आप लोग फर्जी में इसमें जो है उलझ जाएंगे। लेकिन जो मैप मैंने आपको दिखाया है उसमें से कुछ बातें आप लोग नोट कर सकते हैं। पर्टिकुलर मत नोट करिएगा कि लखनऊ का मयूर विहार था, विकास खंड गोमती नगर था, या लोअर था, या कोलकाता का ये था, शिलोंग का ये था, ये सब पर्टिकुलर मत याद रखिएगा। लेकिन हाँ एक बार हल्के से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा एक काम और करिएगा, सिर्फ आगरा, दिल्ली, लखनऊ, शिलोंग, कोलकाता, भोपाल, बड़ौदा और बेंगलोर, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग गाइस इतना ही रखेंगे। अच्छा एक पॉइंट और होगा इसमें, सर्वे का। सर्वे में जो मैंने आपको इसमें बताया वही वाली बात है कि सीपीसीपी हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क। यही मैंने आपको दिखाई है रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार की थी, अंडर विच नॉइज पोल्यूशन इज मॉनिटर्ड इन 7 मेट्रोस ऑफ द कंट्री। तो जो मेट्रो सिटी है ना हमारी, जैसे कि, तो उसमें इसको कंसीडर किया गया, ठीक है। और उसमें से हर किसी में 10-10 सिटीज को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। और लखनऊ के 2 थे और दोनों हमने देखा जहां पर सबसे ज्यादा जो है होता है दिन के समय में पॉल्यूशन, और चेन्नई में जहां पर सबसे ज्यादा होता है रात के समय में पॉल्यूशन। सर्वे यही था, रिपोर्ट यही वाली है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। हमें बस इस मैप के ऊपर ध्यान देना है गाइस, इससे ज्यादा हमें नहीं देखना है। और इसके आगे की क्लास कल हम लोग करेंगे, वाटर पोल्यूशन स्टार्ट होगा, नॉइज पोल्यूशन बस इतना ही है आपका। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ था गाइस, अगर आप लोग कायदे से देखें, रिपोर्ट्स हैं। आंसर लिखने के लिए बस हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। आज मेरा थोड़ा गला खराब था, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बट आई होप कि कल तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। आज के लिए सॉरी। और चलिए हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग सर से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कुछ ज्यादा इशू होगा तो सर मुझे बता देंगे, ठीक है गाइस। ओके बाय।